नमस्कार, स्वागत है आपका एनबी न्यूज में। मैं हूं आपके साथ सचिन चौहान। आज हम बात करेंगे कोरोना खतरे में जिंदगी। इस कोरोना महामारी में सबसे ज्यादा उन लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है जहां पर अन्य बीमारियों का इलाज करवाने के लिए लोग अस्पताल में पहुंच रहे हैं। आलम यह है कि इन मरीजों को या तो नजरअंदाज किया जा रहा है या फिर दूसरी जगह इनको शिफ्ट करने का काम हो रहा है, जिसके चलते मरीजों को सबसे ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। यूपी के बुलंदशहर में लॉकडाउन के दौरान एक जन्मजात थैलेसीमिया की बीमारी से ग्रस्त 7 साल के मासूम ने दम तोड़ दिया। बच्चे की मौत देर से खून चढ़ने और सरकारी अस्पताल में इलाज ना मिलने के कारण हुई है। बुलंदशहर में 100 से ज्यादा बच्चे इस वक्त इसी बीमारी से ग्रस्त हैं, लेकिन उनकी जिंदगी भी खतरे में है। ये रिपोर्ट देखिए। पूरे देश में कोरोना का कहर जारी है। मरीजों का बढ़ता आंकड़ा सरकार की मुश्किलों को बढ़ा रहा है। आलम यह है कि इस जानलेवा वायरस के चलते कई लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि कई लोग अभी भी अस्पताल में भर्ती हैं, जहां उनका इलाज जारी है। लेकिन इस महामारी में सबसे ज्यादा उन लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है जहां पर अन्य बीमारियों के चलते उनका इलाज चल रहा है। आलम यह है कि इन मरीजों को या तो नजरअंदाज कर दिया जा रहा है या दूसरी जगह शिफ्ट किया जा रहा है, जिसके चलते मरीजों को सबसे ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। दिल को झकझोर देने वाली यह तस्वीरें सामने आई यूपी के बुलंदशहर से, जहां लॉकडाउन के दौरान एक जन्मजात थैलेसीमिया की बीमारी से ग्रस्त 7 साल के मासूम ने दम तोड़ दिया। परिजनों का आरोप है कि बच्चे की मौत देर से खून चढ़ने और सरकारी अस्पताल में इलाज न मिलने पर हुई है। लेकिन इससे भी ज्यादा परेशानी की बात तो यह है कि बुलंदशहर में 100 से ज्यादा बच्चे इस गंभीर बीमारी से ग्रस्त हैं। बेटा ठीक हो गया है, ब्लड चढ़ के नहीं अभी। वैसे भी देखो ठीक है, इसके पेट में जो ना पेट फूट गया कल सुबह, बेचैनी हो गई, पैरों से सूजन चढ़ा लगी, एकदम ही चढ़ा लगी। जी ब्लड अभी 2-3 दिन पहले चढ़ाया हमने। बेचारे हम हॉस्पिटल में डॉक्टर साहब ने मना कर दी, इसका सांस ना जुड़ पा रहा। उन्होंने कह दी तुम मेरठ ले जाओ। सरकारी अस्पताल में क्यों नहीं चढ़ा? डॉक्टर साहब ने मना कर दिया, कहते हम चढ़ा ना पाएंगे, स्थिति को देख के नहीं आ। उन्होंने बेचारे ने बहुत चढ़ाया। जो बात है देखो, मैं किसी लॉकडाउन में नहीं मिल पाया था जब ब्लड? हाँ, लॉकडाउन हो गया था जब नहीं मिल पाया था। उस वक्त जैसे ही हॉस्पिटल खुला मैं चला गया। उस डॉक्टर साहब ने तो कह भी दिया मैं चढ़ा दूंगा, तुम ले आना। लेकिन जब भैया की कंडीशन देखी तो उन्होंने मना कर दी कि मैं ना चढ़ा पाऊंगा तुम्हारे बेटे को। ये तस्वीर 6 मई की है, जब 7 साल का प्रिंस अपने माता पिता की आंखों के सामने था। लेकिन आज प्रिंस इस दुनिया में नहीं है। दरअसल बुलंदशहर का जिला अस्पताल 25 अप्रैल को फार्मासिस्ट के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद अस्पताल को सील कर दिया गया था। सारी इमरजेंसी सेवाओं को बंद कर दिया गया था।
हालांकि 12 मई को जिला अस्पताल फिर से खुला, लेकिन तब तक प्रिंस का इन्फेक्शन काफी बढ़ गया था। जनपद में सभी 100 से ज्यादा थैलेसीमिया पीड़ित बच्चों को खून मिलने और चढ़वाने में परेशानी का सामना भी करना पड़ा। प्रिंस को बाहर से ब्लड चढ़वाया गया। बीते 2 दिन से प्रिंस को अचानक इन्फेक्शन बढ़ गया, जिससे उसकी मौत हो गई। अब प्रिंस तो नहीं रहा, लेकिन जिला प्रशासन के साथ साथ स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को प्रिंस जैसे तमाम बच्चों के प्रति सजग होना पड़ेगा, जिससे संकट की घड़ी में एक एक मासूम की जिंदगी को बचाया जा सके। बुलंदशहर से एएनबी न्यूज के लिए संजीव की रिपोर्ट। यह रिपोर्ट आपने देखी, बुलंदशहर के सरकारी अस्पताल का यह मामला है। दरअसल इस अस्पताल में एक स्टाफ पॉजिटिव पाया गया था, जिस वजह से इस अस्पताल को सील कर दिया गया। लेकिन उन बच्चों के बारे में नहीं सोचा जो इस बीमारी से ग्रस्त हैं, और लगभग 100 से ज्यादा इन बच्चों की संख्या बताई जा रही है। हालांकि प्रिंस तो अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन तमाम बच्चे ऐसे हैं जो अभी भी इस अस्पताल में भर्ती हैं। अगर थोड़ी सी भी लापरवाही उनके साथ बरती गई तो इन्फेक्शन का खतरे के चलते इनकी जान भी जा सकती है। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता संजीव भटनागर इस वक्त फोन लाइन पर है। संजीव, तस्वीर हमने देखी, इस पूरी रिपोर्ट को देखने के बाद सवाल कहीं खड़े हो रहे हैं कि जहां पर ऐसे बच्चे एडमिट हैं जिनको ब्लड की जरूरत पड़ती है, प्रॉपर इलाज की जरूरत पड़ती है, उस अस्पताल को सील कर दिया जाता है। ना तो बच्चों का ब्लड वहां पर चढ़वाया गया और तमाम तरीके की लापरवाही भी सामने आई है। सचिन, सबसे बड़े अपने में एक सवाल उठता है कि 100 से ज्यादा बच्चे बुलंदशहर में इस बीमारी से ग्रस्त हैं, और जब ये बच्चा खून चढ़वाने के लिए अस्पताल में पहुंचता है तो पता चलता है कि वो कोरोना वायरस के चलते वहाँ फार्मासिस्ट थे भरमा स्वरूप, जिनकी वजह कोरोना पॉजिटिव हो गए थे, जिसकी वजह से जिला अस्पताल को सील कर दिया गया था। और बहुत से ऐसे लोग थे जो बीमार थे, और पॉजिटिव होने की वजह से जब अस्पताल सील हो गया तो ये सेवाएं बंद कर दी गई। अब वो दर दर भटकते रहे, और जब उन्हें बताया गया कि आप सिकंदराबाद के सीएससी अस्पताल या खुर्जा के सीएससी अस्पताल में जाकर अपना इलाज करा सकते हैं, वो बुलंदशहर जनपद से 17 किलोमीटर दूर है और खुर्जा 18 किलोमीटर लगभग दूर है, जहां अपना इलाज कराने के लिए वो उन्हें जाना पड़ रहा था। सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि जो गरीब मजदूर जो कहते हैं थे बीमार व्यक्ति है, वो 18 किलोमीटर दूर अपना इलाज कराने जा रहा है। अब सवाल सबसे बड़ा ये है कि जो सेवाएं सरकार को तुरंत वहां मुहैया करानी चाहिए थी, तो बहुत से ऐसे लोग हैं जिन पर अपने वाहन की व्यवस्था नहीं है। संजीव, लेकिन सवाल यह भी है कि अगर 17-18 किलोमीटर कोई इलाज करवाने के लिए जाए तो वो कैसे जाए, क्योंकि हम देख रहे हैं कि लॉकडाउन के चलते पुलिस जगह जगह खड़ी है, तमाम परेशानी का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। इससे पहले तो किसी को भी जाने की परमिशन नहीं दी जा रही थी, जब ये मामला बहुत तेजी से बढ़ा है, और ऐसे में वो अस्पताल सील कर दिया जाता है जहां पर बच्चों की तादाद इतनी ज्यादा थी, जिनको मॉनिटरिंग की जरूरत थी, डॉक्टरों की जरूरत थी। वहां पर सील करने के बाद किसी ने झांकने तक की नौबत तक नहीं उठाई, ना इन बच्चों के बारे में सोचा। देखिए, अब सरकार पे एक बहुत बड़ा सवाल उठता है कि जो 100 बच्चे हैं जो बीमार हैं, वो किस तरीके से उन्होंने अपना जो जीवन है वो अपने बचाने के लिए उनके परिवारों ने संकट की घड़ी में मेरठ गए हैं, कोई कहीं गए हैं, और जिनके पास ये व्यवस्था नहीं थी, इन्होंने कर्ज लेकर या कुछ सरकारी सुविधाएं जो सरकार की तरफ से मुहैया कराई जाती हैं उससे वो गए थे। सवाल ये उठता है, जब लॉकडाउन चल रहा था तो कुछ लोग अपने प्राइवेट वाहनों से सिकंदराबाद और खुर्जा गए थे, तो पुलिस ने उन्हें रोककर काफी देर उन्हें रोका गया, और जब उन्होंने काफी मन्नतें की, जब उन्हें अस्पताल तक पहुंचने दिया गया। ठीक संजीव, ये एक बड़ी लापरवाही है, क्योंकि 100 से ज्यादा बच्चे बताए जा रहे हैं। फिलहाल उनको लेकर क्या कुछ जानकारी है आपके पास? क्या प्रॉपर ट्रीटमेंट उनको मिल पा रहा है? क्योंकि प्रिंस की अगर हम बात करें, वो तो अब इस दुनिया में नहीं है। तस्वीरें हम देख रहे हैं, दिल को झकझोर देने वाली ये तस्वीरें हैं कि एक मासूम बच्चा जो बिल्कुल ठीक है, अपने पेरेंट्स के साथ नजर आ रहा है, लेकिन उसका खून चढ़ने में जो देरी हुई और प्रॉपर इलाज उसको नहीं मिला, जिस वजह से आज वो इस दुनिया में नहीं है। पेरेंट्स पर क्या बीत रही होगी? जो नुकसान हुआ उसकी तो भरपाई नहीं हो पाएगी, फिर चाहे सरकार कितना भी मुआवजा दे दे, लेकिन 100 बच्चे जो हैं उनकी जिंदगी भी खतरे में है। फिलहाल 12 मई से जिला अस्पताल खोल दिया गया है और मरीजों का इलाज चालू कर दिया गया है, और
अभी तो जो ओपीडी है उसमें थोड़ा बहुत लोग डॉक्टर्स देख रहे हैं जी। लेकिन संजीव, आपको नहीं लगता कि शुरुआत में जिस तरह से इस अस्पताल को सील कर दिया गया, अगर यहां पर कोई स्टाफ पॉजिटिव पाया गया तो इन बच्चों को कहीं और शिफ्ट करना था या किसी और के अंडर ऑब्जर्वेशन में रखना था? ऐसे में कहां इनको लेकर जाएंगे? क्योंकि प्रिंस के पीछे जो घटना घटी है यही वजह बताई जा रही कि इन्फेक्शन इतना ज्यादा बढ़ गया था। हालांकि ब्लड उन्होंने बाहर चढ़ाया इस बच्चे को, लेकिन फिर इन्फेक्शन इतना ज्यादा हो गया था कि वो कवर नहीं कर पाया और इस वजह से यह हादसा हुआ है। सचिन, आपको बता दूं, मैं कोरोना बीमारी से भारत किसी भी तरह से तैयार नहीं थे। अचानक जब कोरोना पेशेंट बुलंदशहर के जिला अस्पताल में मिलता है तो जिला अस्पताल के और अधिकारियों के हाथ पैर खुल जाते हैं। उन्होंने तुरंत अस्पताल की सेवाएं सारी बंद कर दी गई जी। चलिए संजीव, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका तमाम जानकारी के लिए। तो ये तस्वीरें, ये रिपोर्ट आपने देखी है, दिल को दहला देने वाली ये तस्वीरें सामने आ रही हैं। दरअसल बुलंदशहर का ये सरकारी अस्पताल जहां पर ये मासूम बच्चा एडमिट था और कम से कम 100 बच्चे ऐसे हैं जो इस थैलेसीमिया जैसी बीमारी से ग्रस्त हैं। आलम यह है कि ब्लड टाइम से नहीं चढ़ा, अस्पताल को सील कर दिया गया था, जिस वजह से इन्फेक्शन इतना ज़्यादा बढ़ा कि अब प्रिंस इस दुनिया में नहीं है और रोता बिलखता परिवार ये साफ तौर पर बयां कर रहा है कि आज आम इंसान पर क्या बीत रही है। तो ये तो आपने बुलंदशहर की तस्वीरें देखी हैं जहां पर तमाम परेशानी का सामना उन लोगों को करना पड़ रहा है जो कोरोना के मरीज नहीं हैं, बल्कि तमाम बीमारियां उनको हैं, अस्पताल में एडमिट थे, लेकिन इस महामारी आने के बाद उनको इस तरह से नज़रअंदाज किया जा रहा है, प्रॉपर ट्रीटमेंट उनका नहीं हो रहा है। और अब बात मजदूरों की कर लेते हैं। दरअसल मजदूरों के हादसों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। लगातार जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, डराने वाली तस्वीरें सामने आ रही हैं। हर रोज ऐसा ही कोई दिन नहीं बीतता होगा जिस दिन इस तरीके की खबरें सामने नहीं आती। ये आप तस्वीरें देख सकते हैं। कोरोना खतरे में है जिंदगी। आलम यह है कि मौतों का आंकड़ा बहुत तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन सवाल मजदूरों को लेकर है। आज भी जो नई घटना सामने आई है, दिल को दहला देने वाली वो घटना है। मध्य प्रदेश के सागर में एक ट्रक, 2 ट्रकों की आपस में भिड़ंत होती है, जिसमें लगभग 25 प्रवासी मजदूर बताए जा रहे हैं जिनकी मौत हो चुकी है और कई मजदूर अब अस्पताल में भर्ती हैं जहां पर उनका इलाज चल रहा है। ये देखिए आप तस्वीरें, 2 ट्रक आपस में ही भिड़ गए और बताया जा रहा है कि इसमें चूना भरा हुआ था और इसी चूने के नीचे वो मजदूर दब गए थे। बमुश्किल उनको निकाला गया, लेकिन सवाल ये है कि कब इन घटनाओं पर लगाम लगेगी। आखिर मजदूरों के साथ कुदरत किस तरीके का खेल खेल रहा है। तमाम राजनीति इन पर हो रही है, इनकी सुनने वाला कोई नहीं है। तो दुख की घड़ी, संकट की घड़ी, और आज ये तस्वीरें सबके सामने हैं। इस कोरोना वायरस के चलते जिंदगी खतरे में है। अस्पताल में अन्य मरीजों को इलाज प्रॉपर तरीके से नहीं मिल पा रहा है, वो वहाँ पर दम तोड़ रहे हैं। ये दूसरी तस्वीर आप देखिए जहाँ पर मजदूरों के साथ इस तरीके का खिलवाड़ किया जा रहा है, क्योंकि वो मजदूर हैं जो रात को पैदल ही अपने घरों की तरफ रवाना हो रहे हैं और आए दिन इस तरीके की घटनाएं सामने आ रही हैं कि ट्रक इनको रौंदता हुआ आगे निकल जाता है। ये तस्वीर आप देखिए, मध्य प्रदेश के गुना की तस्वीर है और सागर जहां पर यह दर्दनाक हादसा हुआ है। मध्य प्रदेश में ये दोनों हादसे हुए जिनमें कई मजदूरों की मौत की खबर सामने आ रही है, जबकि कई अस्पताल में भर्ती हैं। ये तस्वीरें हम आपको साफ साफ दिखा भी नहीं सकते, विचलित कर देने वाली ये तस्वीरें हैं। ये वो मजदूर थे जो भूखे प्यासे अपने घर जाने के लिए लंबा सफर तय कर रहे थे। पाँव में छाले पड़ गए, भूखे प्यासे, ना तो खाने के लिए कुछ इनको नसीब हो रहा था, ना इनको पीने के लिए पानी नसीब हो रहा था। सरकार की तरफ से अनदेखी ऐसी थी कि कोई साधन इनको उपलब्ध नहीं करवाया गया ताकि ये अपने घर तक पहुंच सके। दिल को रुला देने वाली, झकझोर देने वाली तस्वीरें हर दिन सामने आ रही हैं। ये आप देखिए, ये मध्य प्रदेश का गुना जहां पर यह दर्दनाक हादसा हुआ, और यह हादसा अभी थमा भी नहीं था कि सागर, मध्य प्रदेश के सागर में दूसरी घटना सामने आ जाती है जहां पर लोग सड़क पर ये पड़े हैं। विचलित कर देने वाली ये तस्वीरें हैं और इस तस्वीरों में छोटे छोटे बच्चे और उनके पेरेंट्स, तमाम जो गरीब लोग हैं वो सड़क पर पड़े हैं। ये गाड़ी पूरी तरीके से फरकच्चे उड़ गए हैं गाड़ी के, इतना दर्दनाक ये हादसा था। ये तस्वीर आप देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। तो चलिए हम बात कर रहे हैं कि कोरोना वायरस का कहर जिस तरीके से लगातार जारी है और लॉकडाउन में सबसे ज्यादा परेशानी या तो किसानों को हो रही है या फिर उन लोगों को हो रही है जो दूसरे राज्यों में फंसे हुए हैं। अपना कामकाज के लिए वहां पर पहुंचे थे, लेकिन अब पूरी तरह से कामकाज ठप है। आलम यह है कि 2 वक्त की रोटी के लिए उनको जूझना पड़ रहा है। और वो तस्वीर भी हमने आपको दिखाई है जहां पर अस्पताल में अन्य मरीज जो कोरोना पीड़ित नहीं है लेकिन वो बीमार हैं, उनका इलाज होना था लेकिन प्रॉपर इलाज उनको नहीं मिल पा रहा है। आलम यह है कि जिस वजह से उनकी संख्या भी लगातार बढ़ती जा रही है। तो ये तस्वीरें आप मुजफ्फरनगर की देखिए, औरैया की तस्वीरें, उत्तर प्रदेश की दोनों तस्वीर, एक मुजफ्फरनगर तो दूसरी औरैया की है जहां पर यह दर्दनाक हादसा हुआ है।
सवाल यह है कि कब इन हादसों पर लगाम लगेगी। आए दिन इस तरीके की घटनाएं सामने आ रही हैं, दिल को झकझोर देने वाली ये तस्वीरें हैं। हम देख रहे हैं कि जो मजदूर हैं वो पलायन करने के लिए मजबूर हैं। रात के समय में उनको ज़्यादा कंफर्ट ये लगता है कि रात के समय में अगर वो चलेंगे, क्योंकि दिन में चिलचिलाती धूप का सामना उनको करना पड़ रहा है, पीने के लिए पानी नहीं है, भूखे पेट वो कई किलोमीटर सफ़र तय कर रहे हैं। लेकिन रात के वक्त जिस रफ्तार से ट्रक चल रहे हैं उसकी चपेट में आने से ये दर्दनाक हादसे भी हो रहे हैं। जगदीश राय हैं चंदौली से, इस वक्त फोन लाइन पर दर्शक हैं। जगदीश जी, स्वागत है आपका, रखिए अपनी राय। सर, मेरे समझ से तो ये जो देख ही रहे हैं आप, गर्मी का आलम देख ही रहे हैं, किस तरह से गर्मी पड़ रही है। छोटे छोटे बच्चे हैं बेचारे, अपने सामान के साथ साथ छोटे बच्चों को लेकर किस ऐसी परिस्थिति में चल रहे हैं। पहले तो उनका चलना ही मुश्किल है और चलना ही नहीं चाहिए, लेकिन बेचारे मजबूरी है, चल रहे हैं। लेकिन सरकार को ऐसे समय कम से कम व्यवस्था करना चाहिए, खाने पीने का नहीं तो कहीं रुकने का। या सरकार दावा तो करे हम इतने शेल्टर होम खुलवा दिए, लेकिन जगदीश जी सवाल ये भी है कि अगर ये मजदूर जो पैदल चल रहे थे, अपने घर जा रहे थे, अब वो भी सुरक्षित नहीं है, क्योंकि आए दिन इस तरीके के हादसों की खबरें सामने आ रही है जहां पर ये मजदूर अपनी जान गंवा रहे हैं। एक तो ये भूखे पेट हैं, दूसरा इनको कोई साधन नहीं मिला। अगर फिर भी इन्होंने हिम्मत रखी कि वो घर तक पहुंच जाएं, तो दूसरी तरफ ये हादसे का शिकार हो रहे हैं। ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। तो उसके दुर्भाग्य के कारण सर, इसके लिए इनको अगर व्यवस्था सही मिलती, किसी को खाने पीने रहने का सब चीज सही व्यवस्था मिले, वो बंदा क्यों परेशान होगा, क्यों जाएगा पैदल या इतना लंबा सफर तय करेगा। उस दिन रुक सकता है, लेकिन इसमें सरकार की कमजोरी है, कथनी और करनी में अंतर है कहने को तो। लेकिन जगदीश जी सवाल ये भी है कि जिस तरह से हम देख रहे हैं कि आए दिन ये घटनाएं सामने आ रही हैं, क्योंकि मजदूर रो रहे हैं। जब भी उनसे पूछा जाता है तो कैमरे के सामने उनकी आंखों से आंसू छलक पड़ते हैं। उनका साफ कहना है कि अगर वो सड़क से जाएं या दिन में निकलते हैं तो पुलिस उनको रोकती है, वापस उनको भेज दिया जाता है। अगर वो उनके सामने मिन्नतें मांगे तो लाठीचार्ज किया जाता है। ऐसे में मजदूर या तो शॉर्टकट रास्ता वो देख रहे हैं ट्रैक के माध्यम से या खेतों के माध्यम से, या फिर वो रात में ही बेहतर समझते हैं कि रात में निकलेंगे तो कोई उनको नहीं रोकेगा। लेकिन रात के वक्त जो ट्रक चलते हैं उसी की चपेट में ये मजदूर आ रहे हैं, और इस तरीके से मजदूरों की जो संख्या है वो लगातार बढ़ती जा रही है, जो अब तक अपनी जान गंवा चुके हैं। आज तो मैं नदी से पार करते हुए देखा, नदी में कूद करके, और हमारे नदी को भी वही दिखा रहा है कि नदी से भी निकल रहे हैं जी। रेलवे रोड को छोड़िए, कौन सी नदी थी, उस नदी में से होते हुए, नहर से होते हुए ऐसे भी निकल रहे हैं। तो और जान जोखिम में है जी। हैं? बिल्कुल जगदीश जी, लेकिन सवाल यह है कि क्या ये तस्वीरें जो हम दिखा रहे हैं और पूरा भारत देख रहा है, पूरा विश्व देख रहा है, क्या ये सरकार को ये तस्वीरें नजर नहीं आती? लगातार ये तस्वीरें सामने आ रही है, सोशल मीडिया पर तो इनकी बौछार तक हो चुकी है, क्योंकि हर दिन हम देख रहे हैं कि कोई माँ अपने बच्चे को सूटकेस पर लेटाकर उसको खींचती भी नजर आती है, कोई अपनी बैलगाड़ी में खुद ही उसको खींचता हुआ नजर आ रहा है। क्या सरकार तक ये तस्वीरें नहीं पहुंच रही है, या फिर वो देखने के बावजूद भी नजरअंदाज कर रहे हैं? नजरअंदाज कर रहे हैं। अब ट्विटर पर देखिए कि मोदी सर के 4 करोड़ फॉलोअर, फलाने नेता के इतने फॉलोअर, फलाने सेलिब्रिटी के इतने फॉलोअर। तो ये फॉलोअर हैं, इनके इतने फॉलोअर हैं, इनको पता नहीं चलता होगा। आज का मतलब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तो इतना, चाहे इलेक्ट्रॉनिक व्यवस्था इतनी आगे हो गई है कि हर जगह हर छोटी मोटी इनको पता नहीं चलता, नहीं दिख रहा है, सारा कुछ दिख रहा है। लेकिन ढाक के 3 पात कैसे तो कहा जाता है, बहुत देहाती किस्सा, वही हालत है। कोई फर्क नहीं। इनके बच्चे होते, अपने लोग होते, तब समझ आता सब, जहाँ तक मेरा अनुमान है। लेकिन जगदीश जी अब क्या समझें, क्योंकि बार बार ये कहा जाता है कि सबका साथ सबका विकास, लेकिन अब तस्वीरों को देखकर ये बिल्कुल नहीं लगता कि सबका साथ और सबका विकास है। दूसरी तरफ आप कहते हैं कि आत्मनिर्भर आपको बनना है, ये है आत्मनिर्भर की तस्वीरें? कुछ नहीं है सर, कुछ आते सारे पैसे खत्म हो जाएंगे। अभी कल गिना रहा था, इन्होंने कॉन्फ्रेंस 3 दिन से चल रहा है। पहले का ये लोन का वो दे, मैं अपना खुद लोन जाकर दिया, देखा वो कितनी मुश्किल से पैसा मिला, कितना लेखपाल से लेके अभी नीचे का सिस्टम इतना बुरा है कि अभी भी भ्रष्टाचारी, और वो कहिए वो सिस्टम तो एकदम बुरा है। ये कितने कह रहे हैं कि कितना मैंने क्रेडिट कार्ड दे दिया, जाके पता लगाइए। आप बैंकों में देखिए, साधारण लोगों का कार्ड बनना आसान है। कार्ड बनना, बैंक के मैनेजर 20-22 बैंक भेज देंगे। बिल्कुल तमाम परेशानी का सामना मजदूरों को करना पड़ रहा है, और इन मजदूरों के लिए ये आदेश भी निकलता है कि ऑनलाइन वो टिकट की बुकिंग करें। जिनको 2 वक्त की रोटी नसीब नहीं हो रही है, वो कैसे एंड्रॉयड फोन से ये ऑनलाइन बुकिंग कर पाएंगे? सरकार ने इस बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचा, सिर्फ एक फरमान जारी हो जाता है। चलिए जगदीश जी, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका अपनी राय तक पहुंचाने के लिए। अगर आपकी कोई राय, कोई सुझाव है, लगातार ये नंबर हम फ्लैश कर रहे हैं, आप इन नंबरों पर कॉल कर सकते हैं। धरातल की तस्वीरों को दिखाना हमारा मकसद है। एनबी न्यूज़ का मकसद यही है कि हम सच्चाई को आपके सामने रखें। इन तस्वीरों को
अगर आप देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि सरकारें कितनी गंभीर हैं। राज्य सरकारों के लिए फरमान जारी हो जाता है कि आपके स्टेट में किसी भी सड़क पर, किसी भी रेलवे ट्रैक पर कोई मजदूर नजर नहीं आना चाहिए। अगर कोई मजदूर नजर आता है तो आप उसको रोकिए, लेकिन यह नहीं कहा जाता, ये नहीं उसकी जांच होती कि उसको कितनी सुविधा मिल रही है, 2 वक्त की रोटी उसको मिल भी रही है या फिर नहीं मिल रही है, उसको ठहरने का इंतजाम किया भी गया या फिर नहीं किया गया है। सिर्फ ये आदेश जारी हो जाता है कि मजदूर अगर निकल रहा है तो उसको रोकिए, वो सड़कों पर नजर नहीं आना चाहिए। तो सरकार कितनी गंभीर है, ये तस्वीरें साफ तौर पर नजर आ रही हैं और शायद यही वजह है कि जो आज आए दिन हादसे हो रहे हैं और अपनी जान ये गंवा रहे हैं मजदूर। अगर सरकार वक्त रहते इनके बारे में सोचती तो ये तस्वीरें सामने नहीं आती। लखनऊ से कॉलर हैं संदीप तिवारी हैं इस वक्त फोन लाइन पर। संदीप, तस्वीरें हम दिखा रहे हैं इस वक्त, बहुत ही दर्दनाक ये तस्वीरें हैं। सबसे पहले आपकी राय जानना चाहूंगा। सर, तस्वीरें जो टीवी पे देख रहे हैं बहुत ही दर्दनाक हैं। सरकार जो मुआवजे के लिए पैसा दे रहा है, अगर इसका आधा भी पहले इन लोगों तक पहुंच जाता सर, इनकी हालत नहीं होती सर। तो इसमें पूरी जिम्मेदार सरकार है सर। जी नहीं संदीप, आपको क्या लगता है कि हम इस तरीके से अगर हम कहते हैं कि आत्मनिर्भर बनो, भाई संकट की घड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आत्मनिर्भर की वो बात करते हैं, यानी कि तो पल्ला झाड़ने की कोशिश है कि स्थितियां अब हाथ से निकलती जा रही हैं, अब अपना इंतजाम आप खुद ही करो। सर, बहुत ही निंदनीय है सर। आत्मनिर्भर बनने का मतलब ये नहीं है कि उनको खुला छोड़ दो ऐसे ही कुछ भी करने के लिए। सर, जब उनके पास 1 रुपए 2 रुपए नहीं है कुछ खाने के लिए, आत्मनिर्भर कैसे बन सकते हैं? आत्मनिर्भर बनने के लिए भी कुछ उनके पास होना चाहिए ना, तब तो आत्मनिर्भर बनेंगे जी। रोजगार। लेकिन संदीप, आपको क्या लगता है कि जो ये आए दिन हादसे हो रहे हैं इसके पीछे वजह क्या हो सकती है? क्या मजदूर लोग अब इतने डर चुके हैं? क्योंकि हम देख रहे हैं कि या तो वो ट्रैक के रास्ते से निकल रहे हैं और फिर दिन में वो धूप से बचने के लिए या पुलिस से बचने के लिए रात का सफर वो सबसे बेटर समझते हैं, और जिस वजह से अब ये हादसे भी हो रहे हैं। सर, इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है सर, क्योंकि मजदूर इतने डरे हुए हैं कोरोना को लेकर, उनको पता है कि लॉकडाउन भी खुलने वाला नहीं है। अपनी फैमिली से नहीं दूर रह रहे संदीप, हैं। जो मजदूर हैं वो कोरोना से डरे हुए हैं या फिर भुखमरी से डरे हुए हैं? जब कोरोना से लॉकडाउन हुआ तभी तो सर भुखमरी आई, इसी चक्कर भुखमरी तो मर ही रहे हैं सर। और उनको डर, ये भी डर लग रहा है कि यहाँ मरने से अच्छा अपने घर जाके मरे हम, इसलिए पलायन कर रहे हैं सर। सरकार इस पे ध्यान नहीं दे रही है, गंभीरता से सोचना चाहिए। जो मजदूर जहाँ भी काम कर रहा था पहले, तो सरकार को चाहिए था कि मान लिया किसी मालिक के पास 5 मजदूर काम कर रहे हैं, तो सरकार को चाहिए था कि मालिक से बात, प्रशासन के द्वारा बात करे और 500 मजदूरों का खर्चा उठाने के लिए उसके मालिक से बोल दे और उसकी मदद करे। तो जो मजदूर जहाँ पर था वो वहीं रहता, इधर उधर जाता ही नहीं हो, पलायन ही नहीं करता। तो ऐसे मुद्दे सरकार को उठाने चाहिए, ना कि उनको ऐसे छोड़ देना चाहिए। अब मजदूर मरेगा तो ही, भूखों मर रहा है। बिल्कुल संदीप, लेकिन सरकार की तरफ से तो ये ऑर्डर निकल जाते हैं तमाम राज्य सरकारों के लिए कि आपके स्टेट में किसी भी सड़क पर, किसी भी ट्रैक पर कोई भी मजदूर जाता हुआ नजर नहीं आना चाहिए। अगर वो नजर आता है तो तुरंत उसको रोकिए, उसको जाने की परमिशन बिल्कुल नहीं होगी। लेकिन हम देख रहे हैं कि बहुत शॉर्टकट रास्ते अपनाए जा रहे हैं। कोई नदी पार करके अपनी जान जोखिम में डालकर अपने घर पहुंचना चाहता है, कोई पुलिस से बचने के लिए रेलवे ट्रैक का रास्ता देख रहा है, कोई बचने के लिए रात का सफर तय कर रहा है, और इस वजह से हादसे भी बढ़ रहे हैं। आप कह रहे हैं कि सरकार को सोचना चाहिए। सरकार ने तो बाकायदा इनके लिए जो ट्रेनें चलाई हैं उसमें भी किराया लिया। सर, सरकार के जो भी नुमाइंदे हैं उनको पता है कि लोग मजदूर रात को पलायन कर रहे हैं या किसी ऐसे टाइम पे निकलते हैं कि वो मतलब लोगों से बच सकें। सबको पता है। जब हमें पता है कि मजदूर जा रहे हैं तो क्या सरकार को नहीं पता है? उसको भी पता है, लेकिन इसलिए नहीं उंगली लगा रहे हैं कि अगर उसमें हाथ डालते हैं ना तो उनको उठाना पड़ेगा, खर्चा वर्चा जो भी है, तो उससे बच के निकल रही सरकार। उल्टा बचना चाहती है, इन मुद्दों से दूर भाग रही सरकार। जो भी उनके लेकिन संदीप, ये कब तक ये मौत का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा? क्योंकि हम तस्वीरें रोज देख रहे हैं, कोई माँ अपने बच्चे को ट्रॉली वाले सूटकेस के ऊपर लेटाकर कई किलोमीटर उसको खींचती भी नजर आती है। कहीं एक बैलगाड़ी के साथ एक बैल है और उस बैलगाड़ी को खींचते हुए मजदूर नजर आते हैं। कहीं साइकिलों पर बच्चों को ढोया जा रहा है, कोई सड़क के किनारे लेटा हुआ है, पांव में छाले पड़े हैं। कब तक भारत ये तस्वीरें देखता रहेगा? सर, वो जो सूटकेस पे एक बच्चे को महिला लेके जा रही है, तस्वीर देख के आंखों में आंसू आ गए थे सर। ऐसी निंदनीय बात है कि नरेंद्र मोदी जी ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। पहली बात तो प्रशासन भी इतना लापरवाह हो चुका है, तो बिल्कुल हमें लग रहा है कंट्रोल में है ही नहीं प्रशासन जो भी है, क्योंकि ऐसी घटनाएं सामने आ रही है ना सर, बिल्कुल झकझोर घटनाएं सामने आती है। इस पे कोई ना सरकार कदम उठा रही है ना प्रशासन कदम उठा रहा है। बिल्कुल संदीप, लेकिन सवाल यह है कि जब एक तरफ यह कहा जाता है कि कोई भी मजदूर नहीं निकलेगा उसको आप रोकिए, यानी कि मकसद साफ है कि आप मजदूरों को रोकिए, उनको आप बंद कर दीजिए कमरे में। कहां मजदूर रहेगा अगर आप उसको रोकने की बात कर रहे हैं? क्योंकि जो मकान मालिक है वो बाहर निकाल रहे हैं। जब तक आप किराया नहीं देंगे, क्योंकि इतना लंबा समय हो चुका है, 1 महीने उन्होंने बर्दाश्त किया, कामकाज उनके पास नहीं है, क्या वो खाएगा, क्या कमाएगा और क्या वो अपने मकान मालिक को देगा?
सर मुझे तो समझ में ये नहीं आ रहा, जो सलाह देता है प्रधानमंत्री जी को या जिसको भी जो भी आदेश देते हैं कि इनको रोकिए, तो रुक के क्या करेंगे सर? उनके पास उनका काम है, उनको आदेश देना चाहिए कि मजदूर कहीं भी मिले, पहले उनको सुरक्षित जगह लेके जाओ, भरपेट खाना खिलाओ, उसके बाद उनसे आईडी प्रूफ लो उनका, जहाँ के हैं वो उनको वहाँ भिजवाने प्रबंध करिए। ये नहीं कि उनको पकड़ के कहीं बंद कर दो, उनको 15 दिन से बंद है खाना। बिल्कुल संदीप, लेकिन सवाल ये भी है कि जो आर्थिक पैकेज का ऐलान हुआ है और उसमें हम देख रहे हैं कि हर दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, हर दिन बड़े बड़े ऐलान होते हैं, लेकिन क्या इन लोगों को कोई परेशानी है, कोई दिक्कत है? अगर इनको सब कुछ मिलता, इन मजदूरों को 2 वक्त की रोटी भी मिलती, रोजगार भी मिलता, और जिस आर्थिक पैकेज का गुणगान हो रहा है कई दिनों से, अगर उसकी मदद इन तक पहुंचती तो ये बेवजह घरों से बाहर नहीं निकलते। छोटे छोटे बच्चे कई किलोमीटर सफर तय नहीं करते, पांव में छाले पड़ गए हैं, खाने के लिए राशन तक नहीं है, और आए दिन इस तरीके के हादसे भी हो रहे हैं। सच कौन बोल रहा है और झूठ कौन बोल रहा है, ये तस्वीरें साफ बयां कर रही हैं। हाँ सर, वो तो जो आर्थिक पैकेज दे रहे हैं वो भी बात सही दे रहे हैं, लेकिन वो जमीनी स्तर पे नहीं दे रहे हैं, वो सिर्फ कागजों पे आ रहा सर। आर्थिक पैकेज तो जारी कर रहे हैं लेकिन वो कागजों पे आ रहा। जब तक वो जमीन पे नहीं आएगा तब तक ना मजदूरों को फायदा मिलेगा ना किसानों को फायदा मिलेगा। सिर्फ मजदूर ही नहीं, बहुत ऐसे किसान भी हैं जो कर्ज ना चुकाने की वजह से फांसी लगा रहे हैं सर, आत्महत्या कर रहे हैं। तो ये बहुत दर्दनाक घटनाएं सामने आ रही हैं, इस पर सरकार को बहुत जल्द ही कोई ना कोई कदम उठाना होगा। जी सर, बिल्कुल संदीप, लेकिन आपको लगता है कि सरकार जिस तरह से बड़े बड़े दावे करती है मजदूरों को लेकर, किसानों को लेकर, गरीब तबके को लेकर, आज उन्हीं को लेकर सरकार बिल्कुल आंखें बंद कर चुकी हैं, देखना ही नहीं चाहती। हम देख रहे हैं कि ये तस्वीरें तो ऐसी हैं, किसी से छिपी नहीं है, हर राज्यों में यही हाल है, और मेन सड़क से होकर ये लोग निकल रहे हैं। तस्वीरें हम अभी भी दिखा रहे हैं, एक महिला अपने बच्चे को सूटकेस पर वो खींच रही है, क्या इन पर बीत रही, क्या ये तस्वीरें सरकार तक नहीं पहुंचती? चलिए, लगता है शायद डिस्कनेक्ट हो चुका है। बहुत बहुत शुक्रिया संदीप आपका अपनी राय तक पहुंचाने के लिए। ये तस्वीरें आप देखिए, दिल को झकझोर देने वाली ये तस्वीरें हैं। हालांकि आगरा की ये तस्वीर बताई जा रही है जहां पर एक मां अपने बच्चे को, जब वो चलकर बिल्कुल थक चुका था, उसके बाद वो सूटकेस पर लेट गया और ये मां उसको खींच रही, कई किलोमीटर इस बच्चे को वो इसी तरह से खींचती रही। हालांकि बाकायदा लोगों ने वीडियो तो बनाए, लेकिन दिल किसी का नहीं पसीजा। और ये तस्वीरें, सवाल ये है कि सरकार तक नहीं पहुंचती। क्या सरकार के जो नुमाइंदे हैं वो आंख बंद करके बैठे हैं? मजदूरों को लेकर तमाम तरीके के बड़े बड़े दावे, एसी रूप में बैठकर बड़ी बड़ी फाइलें तैयार हो जाती हैं कि इतना पैकेज हमने यहां दिया है, इतनी मदद हम यहां पहुंचा रहे हैं, लेकिन क्या इन लोगों को घर में रहना अच्छा नहीं लगता? या इन लोगों का एक शौक बन चुका है कि चिलचिलाती धूप में वो कई किलोमीटर सफर तय करें? अगर सरकार की तरफ से पूरी मदद इनको मिलती और वक्त रहते इनका ख्याल किया जाता तो आज ये तस्वीरें सामने नहीं आती। दिल को झकझोर देने वाली ये तस्वीरें हैं, और ऊपर से जिस तरह से अब हादसे हो रहे हैं, ये सबसे ज्यादा दुख देने वाली तस्वीरें हैं। साफ साफ इन तस्वीरों को हम आपको दिखा भी नहीं सकते, और मरने वालों की तादाद सिर्फ 1-2 नहीं है, बल्कि 55-56 तक ये पहुंच चुकी है, जहां पर मजदूर आए दिन अपनी जान गंवा रहे हैं। ये आप तस्वीरें देखिए, ये यूपी की है दोनों तस्वीरें, एक मुजफ्फरनगर की है, दूसरी औरैया की तस्वीरें हैं। बताया जा रहा है कि ये मजदूर जा रहे थे और तभी एक जोरदार भिड़ंत होती है, गाड़ी के फरकच्चे उड़ गए। जिस गाड़ी के फरकच्चे उड़ गए हो उसमें वो मजदूर कितने सेफ होंगे आप अंदाजा लगा सकते हैं। कई मजदूरों की मौत हो चुकी है, ये सामान बिखरा पड़ा है, और ये सामान बता रहा है कि सरकार इन मजदूरों को लेकर कितनी गंभीर है। इससे पहले हमने वो तस्वीरें भी देखी जहां पर रेलवे ट्रैक पर रोटियों के टुकड़े पड़े थे, भूख के सबूत पड़े थे, लेकिन फिर भी सरकार का दिल नहीं पसीजा। और अब लगातार इस तरीके के हादसों की जो खबरें सामने आ रही हैं, सरकार को इस बारे में सोचना होगा, गंभीरता से विचार विमर्श करना होगा। ऐसे ही इन लोगों को जाने नहीं दिया जाना चाहिए। अगर ये लोग जा रहे हैं तो इनके लिए उचित प्रबंध सरकार करे, अगर इनको रोकती है तो इनके लिए उचित प्रबंध होना चाहिए। भरपूर राशन अगर इनको मिलेगा तो इनकी नौबत नहीं आएगी इस तरीके से कि ये घरों से बाहर निकलें। छोटे छोटे बच्चे इनके साथ हैं, किसी ने अगर रास्ते में इनकी मदद कर दी तो वो खा लिया, अगर नहीं मिला तब भी ये भूखे प्यासे ये चल रहे हैं। लेकिन सरकार की तरफ से जो बड़े बड़े पैकेज का ऐलान किया गया है, धरातल पर उसकी क्या सच्चाई है? ये तस्वीरें आप देखिए, एनबी न्यूज के माध्यम से सच हम आपको दिखा रहे हैं, और ये वो सच है जिसको हर बार छिपाने की कोशिश की जाती है। कब तक इन पर पर्दा डाला जाएगा? क्योंकि अब स्थितियां आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी हैं। एक तरफ अपना रेवेन्यू बढ़ाने के लिए नए नए ऐलान हर दिन राज्य सरकारों की तरफ से हो रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ इन मजदूरों के बारे में अब तक किसी का ध्यान नहीं गया।
कोरोना का जो कहर है उसके बावजूद तमाम तस्वीरें जो सामने आ रही है और सबसे ज्यादा मार किसानों मजदूरों पर पड़ रही है, उन लोगों पर पड़ रही है जो अस्पतालों में अपना इलाज कराने के लिए पहुंच रहे हैं, जो कोरोना के मरीज नहीं है बल्कि तमाम अन्य बीमारियों से ग्रस्त हैं। लेकिन आलम यह हो चुका है कि अस्पताल में उनका प्रॉपर इलाज नहीं हो पा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ जो हादसे की खबरें लगातार सामने आ रही है, यह सबसे बड़ा चिंता का विषय बना हुआ है। राज्य सरकारों की तरफ से हादसे के बाद बड़े बड़े ऐलान कर दिए जाते हैं मुआवजे को लेकर, लेकिन अगर वक्त रहते सरकार गंभीरता से इस पर विचार विमर्श करती तो ये तस्वीरें सामने नहीं आती। जो क्षति हुई है, जो नुकसान हुआ है, उस पर अब मुआवजे का मरहम लगाने की कोशिश है। यह मध्य प्रदेश में दोनों हादसे हुए हैं। एक गुना में हुआ था कुछ दिन पहले और आज ये सागर में हुआ है। मध्य प्रदेश के सागर में ये मजदूर ही बताए जा रहे हैं जो इस हादसे का शिकार हुए हैं, जिनमें कई मजदूरों की मौत की खबर सामने आ रही है, जबकि कई मजदूर इसमें बुरी तरह से घायल हुए हैं। अस्पताल में उनको भर्ती किया गया है। तो खतरे में है इस वक्त जिंदगी और कोरोना का कहर लगातार जारी है। लेकिन सरकार अपना रेवेन्यू बढ़ाने के लिए बड़े बड़े ऐलान कर रही है, लेकिन ये तस्वीरें क्यों अब तक नजर नहीं आ रही हैं? हम हर दिन देख रहे हैं कि मजदूरों को सबसे ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। एनबी न्यूज के माध्यम से धरातल की तस्वीरें हम सामने ला रहे हैं। आलम यह है कि जब भी मजदूरों से उनकी प्रतिक्रिया पूछी जाती है तो उनका गला भर जाता है, आंखों से आंसू छलक जाते हैं, लेकिन ये आंसू सरकार को नजर नहीं आ रहे हैं। आलम यह हो चुका है कि यह पीड़ा, यह दर्द मजदूरों की सरकार तक नहीं पहुंच पा रही है। आखिर क्या वजह है कि इतना सौतेला व्यवहार, इतनी कठोर हो चुकी है सरकार इन मजदूरों को लेकर? ये वही मजदूर हैं जो अपने राज्यों से, अपने घर से दूर दूसरे राज्यों में काम करने के लिए पहुंचे हैं। लेकिन लंबे समय से लॉकडाउन था, उम्मीद थी कि आने वाले वक्त में स्थितियां बेहतर होंगी। सरकार ने की तरफ से यह ऐलान कर दिया गया था कि आप घरों में रहें। पूरा समर्थन मजदूरों ने किया, उन्होंने अब तक सब्र किया। लेकिन जब धीरे धीरे हालात चरमराने लगे तो अब स्थितियां कंट्रोल के लायक नहीं थी। और हमने उन तस्वीरों को भी देखा है जब मजदूरों ने अब प्रदर्शन करना भी शुरू कर दिया है। मुंबई में जो आक्रोश था मजदूरों में साफ तौर पर नजर आया और जमकर प्रदर्शन मजदूरों की तरफ से किया गया। ये तस्वीरें आप देखिए, दिल को झकझोर देने वाली ये तस्वीरें हैं। मध्य प्रदेश के गुना और सागर की ये तस्वीर आप देखिए, जहां पर यह दर्दनाक हादसा हुआ है। कई मजदूरों की मौत हो चुकी है। आत्मनिर्भर बनाने की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। इस संकट की घड़ी में सबसे पहले जरूरत है ऐसे मजदूरों की तरफ सरकार ध्यान दे, तभी वो आत्मनिर्भर बन सकते हैं। ये वो मजदूर हैं जिनके पास कमाई का कोई जरिया नहीं रहा। आलम यह है कि खाने पीने के लाले पड़ चुके हैं। पैसा नहीं है कि 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ भी वो कर सकें। और पुलिस से बचने के लिए वो अब शॉर्टकट रास्ते अपना रहे हैं। रात के वक्त वो निकलते हैं तो ये आप तस्वीरें देख सकते हैं, झकझोर देने वाली ये तस्वीरें हैं। मध्य प्रदेश के गुना और सागर से आप ये तस्वीरें देखिए। इसके बाद अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो वहां पर भी औरैया में और मुजफ्फरनगर में जो हादसे हुए हैं। उसके बाद अगर हम मुंबई की बात करें, महाराष्ट्र की बात करें, औरंगाबाद में जो दर्दनाक हादसा हुआ था, ट्रेन की चपेट में आने से कई मजदूरों की मौत हो चुकी थी और ट्रैक की वो तस्वीरें हमने देखी थी जहां पर रोटियों के टुकड़े, रोटियां ट्रैक पर पड़ी नजर आई थी। भूख के सबूत जो मजदूर अपने पीछे छोड़ गए थे वही काफी थे, लेकिन उसको लेकर तमाम राजनीति हुई है। धरातल पर आज भी तस्वीरें जस की तस बनी हुई हैं। विदेशों में फंसे भारतीयों को लाने के लिए फ्लाइट भेजी जाती है, उनके लिए सरकार बहुत गंभीर हो जाती है, लेकिन ये मजदूर नजर नहीं आते जो तमाम राज्यों में पैदल चलने के लिए मजबूर हैं। आए दिन ये तस्वीरें सामने आ रही हैं, दिल को झकझोर देने वाली ये तस्वीरें हैं। तो ये आप तस्वीरें देख रहे हैं जहां पर मजदूरों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और ये सिर्फ कहानी मजदूरों की नहीं है, दरअसल अस्पताल में जो इलाज कराने के लिए लोग पहुंच रहे हैं उनको भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल यूपी के बुलंदशहर के अस्पताल का एक मामला ऐसे ही सामने आया। इससे पहले भी हमने रिपोर्ट आपको दिखाई थी जहां पर एक बच्चा बहुत ज्यादा वो पीड़ित था और लगभग 100 बच्चे ऐसे हैं जो अभी भी अस्पताल में वहां पर भर्ती हैं। लेकिन एक कोरोना पॉजिटिव स्टाफ सामने आने के बाद पूरे अस्पताल को सील कर दिया गया। यह भी नहीं सोचा कि इस अस्पताल में कई मरीज जो हैं वो एडमिट हैं, उनका इलाज कैसे होगा। शायद यही वजह थी कि एक मासूम बच्चे ने दम तोड़ दिया क्योंकि उसका प्रॉपर इलाज नहीं हो पाया था, जिस वजह से इन्फेक्शन इतना ज्यादा बढ़ा कि वो नहीं बच सका। ये रिपोर्ट आप देखिए।
पूरे देश में कोरोना का कहर जारी है। मरीजों का बढ़ता आंकड़ा सरकार की मुश्किलों को बढ़ा रहा है। आलम यह है कि इस जानलेवा वायरस के चलते कई लोगों की मौत हो चुकी है। जबकि कई लोग अभी भी अस्पताल में भर्ती हैं, जहां उनका इलाज जारी है। लेकिन इस महामारी में सबसे ज्यादा उन लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है जहां पर अन्य बीमारियों के चलते उनका इलाज चल रहा है। आलम यह है कि इन मरीजों को या तो नजरअंदाज कर दिया जा रहा है या दूसरी जगह शिफ्ट किया जा रहा है, जिसके चलते मरीजों को सबसे ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। दिल को झकझोर देने वाली यह तस्वीरें सामने आई यूपी के बुलंदशहर से, जहां लॉकडाउन के दौरान एक जन्मजात थैलेसीमिया की बीमारी से ग्रस्त 7 साल के मासूम ने दम तोड़ दिया। परिजनों का आरोप है कि बच्चे की मौत देर से खून चढ़ने और सरकारी अस्पताल में इलाज न मिलने पर हुई है। लेकिन इससे भी ज्यादा परेशानी की बात तो यह है कि बुलंदशहर में 100 से ज्यादा बच्चे इस गंभीर बीमारी से ग्रस्त हैं। बेटा ठीक हो गया है, ब्लड चढ़ के नहीं अभी, वैसे भी देखो ठीक है। इसके पेट में जो ना पेट फूट गया कल सुबह, बेचैनी हो गई, पैरों से सूजन चढ़ा लगी, एकदम ही चढ़ा लगी। जी ब्लड अभी 2-3 दिन पहले चढ़ाया हमने। बेचारे हॉस्पिटल में डॉक्टर साहब ने मना कर दी, इसका सांस ना जोड़ पा रहा। उन्होंने कह दी तुम मेरठ ले जाओ। सरकारी अस्पताल में क्यों नहीं चढ़ा? डॉक्टर साहब ने मना कर दिया, कहते हम चढ़ा ना पाएंगे, स्थिति को देख के नहीं आ। उन्होंने बेचारे ने बहुत चढ़ाया। जो बात है देखो, मैं किसी लॉकडाउन में नहीं मिल पाया था जब ब्लड? हाँ लॉकडाउन हो गया था, जब नहीं मिल पाया था उस वक्त जैसे ही हॉस्पिटल खुला मैं चला गया। डॉक्टर साहब ने तो कह भी दिया मैं चढ़ा दूँगा, तुम ले आना। लेकिन जब भैया की कंडीशन देखी तो उन्होंने मना कर दी कि मैं ना चढ़ा पाऊंगा तुम्हारे बेटे को। ये तस्वीर 6 मई की है, जब 7 साल का प्रिंस अपने माता पिता की आंखों के सामने था। लेकिन आज प्रिंस इस दुनिया में नहीं है। दरअसल बुलंदशहर का जिला अस्पताल 25 अप्रैल को फार्मासिस्ट के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद अस्पताल को सील कर दिया गया था। सारी इमरजेंसी सेवाओं को बंद कर दिया गया था। हालांकि 12 मई को जिला अस्पताल फिर से खुला, लेकिन तब तक प्रिंस का इन्फेक्शन काफी बढ़ गया था। जनपद में सभी 100 से ज्यादा थैलेसीमिया पीड़ित बच्चों को खून मिलने और चढ़वाने में परेशानी का सामना भी करना पड़ा। प्रिंस को बाहर से ब्लड चढ़वाया गया। बीते 2 दिन से प्रिंस को अचानक इन्फेक्शन बढ़ गया, जिससे उसकी मौत हो गई। अब प्रिंस तो नहीं रहा, लेकिन जिला प्रशासन के साथ साथ स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को प्रिंस जैसे तमाम बच्चों के प्रति सजग होना पड़ेगा, जिससे संकट की घड़ी में एक एक मासूम की जिंदगी को बचाया जा सके। बुलंदशहर से एएनबी न्यूज के लिए संजीव की रिपोर्ट।
तो चलिए अब आपको जबलपुर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 5 की तस्वीर भी दिखाते हैं, जहां पर श्रमिकों ने जमकर उत्पात मचाया है। आलम यह है कि जो मशीन वहां पर लगाई गई थी उसमें जमकर लूटपाट की गई है। यह तस्वीर आप देखिए, वेंडिंग मशीन ये बताई जा रही है ट्रेन में सवार प्रवासी मजदूरों ने जमकर लूटपाट की है। नहीं लाना सामान यार सब फूट वाला बहन का करते लूट ललके कोई नहीं लूट ललके उससे तो ये तस्वीरें आप देखिए, जबलपुर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 5 की तस्वीर ये बताई जा रही है, जहां पर वेंडिंग मशीन को बिहार जाने वाले श्रमिक स्पेशल ट्रेन के मजदूरों ने उसमें जमकर तोड़फोड़ की है और उसमें जो भी सामान रखा हुआ था उसको वो लूट कर ले गए हैं। आलम ये हो चुका है कि भुखमरी को आप समझ सकते हैं कि स्थितियां इस वक्त क्या कुछ बनी हुई है। ये वो श्रमिक है जो लंबे समय से तमाम परेशानी का सामना करना उनको पड़ रहा था, लेकिन सरकार ने गंभीरता नहीं दिखाई। आलम ये हो चुकी है कि अब इस तरीके की तस्वीरें आनी भी शुरू हो चुकी है। ये भुखमरी का ही ये कारण है जिस वजह से अब इस घटना को श्रमिक अंजाम दे रहे हैं। तो ट्रेन में सवार प्रवासी मजदूरों ने इस मशीन को तोड़ा है, क्योंकि जगह जगह ये जो ट्रेन रुक रही है उसके बाद पानी के लिए ये प्रवासी मजदूर नीचे उतरे, श्रमिक के नीचे उतरे हैं और यहाँ पर जो मशीन स्टेशन पर लगाई गई थी वेंडिंग मशीन, उसमें जो भी सामान रखा गया था वो पूरा सामान उसमें जमकर लूटपाट की गई। आप देख सकते हैं कितनी भगदड़ यहाँ पर मचाई जा रही है। आलम यह है कि इससे दो चीज़ें समझ में आती है, एक तो जिस तरीके की घटना को अंजाम दिया जा रहा है ये सरासर गलत है, दूसरा भूख की जो तड़फ है अब उसने इस हद तक मजबूर कर दिया इन श्रमिकों को कि अब वो इस तरीके से लूटपाट कर रहे हैं और आने वाले वक्त में अगर इसी तरीके से स्थितियां बनती रही तो हालात और भी ज़्यादा खराब हो सकते हैं। ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं जबलपुर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 5 की बताई जा रही है। दरअसल राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के बीच श्रमिकों को स्पेशल ट्रेनों की मदद से उनके राज्यों तक पहुंचाया जा रहा है और ये स्पेशल ट्रेन चुनिंदा स्टेशनों पर रुक रही है और इस स्टेशन पर प्रवासी पानी भरने के लिए जैसे ही उतर रहे हैं और वहां पर जो वेंडिंग मशीन लगाई गई है उसमें जमकर लूटपाट हो रही है। और ज्यादा जानकारी के साथ जबलपुर से संवाददाता सरला मिश्रा इस वक्त फोन लाइन पर है। सरला, जो हम तस्वीरें देख रहे हैं बहुत ही विचलित कर देने वाली ये तस्वीरें हैं, क्योंकि जो वेंडिंग मशीन वहां पर लगाई गई है उसमें श्रमिक मजदूर लूटपाट कर रहे हैं। जी बिल्कुल, आपका कहना सही है। ये ट्रेन जो है महाराष्ट्र से आई हुई थी श्रमिकों को लेके और ये यहाँ पर जब जो श्रमिक हैं वो भूखे प्यासे रहे, उनके पास कुछ ऐसी व्यवस्था नहीं रही, पानी कहीं उनको मिल नहीं रहा था, इस वजह से ये इन्होंने जो जहाँ वेंडिंग मशीन थी वो उसमें ताला लगा हुआ था, लेकिन उन्होंने वो ताला तोड़ दिया और पूरी तरह से उन्होंने लूटपाट मचा दी। वहाँ कोल्ड ड्रिंक्स जो भी थी, कोल्ड ड्रिंक्स की बोतल थी, पानी की जो भी बोतलें थी, वो उन्होंने अपनी तरह से पूरी तरह से वो लूट ली। और क्योंकि वो इतने प्यासे थे, उन्हें ना खाने को कुछ मिल रहा था, पानी भी काफी देर कई स्टेशनों से भी गुजरे लेकिन उन्हें पानी की व्यवस्था नहीं हो पाई। तो वो इतने ज्यादा परेशान हो गए थे प्यास की वजह से कि उन्हें कुछ नहीं सूझा। उन्होंने ताला तोड़ के वो वेंडिंग मशीन के ताला तोड़ के वो पानी आने की व्यवस्था अपने लिए कर। बिल्कुल सरला मिश्रा, लेकिन जिस तरह की तस्वीरें सामने आ रही है ये चिंताजनक तस्वीरें हैं। आलम यह है कि जिन मजदूरों को लेकर अब तक हम देख रहे थे कि वो पैदल चलने के लिए मजबूर हैं और जगह जगह हादसे हो रहे हैं, ऐसे में सरकार अभी भी गंभीर नहीं है। आलम यह हो चुका है कि अभी इस घटना को भी अंजाम देने के लिए मजबूर हो चुके हैं, क्योंकि मजबूरी इसको कहा जाएगा जब पेट में राशन नहीं है, पीने के लिए पानी नसीब नहीं हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में इंसान यही कदम उठाएगा। बिल्कुल, आपका कहना सही है कि स्थितियां खुद ऐसी बन जाती हैं। अब ये मजदूर जो है ये लाचार और परेशान है, ये इतनी दूर से चले हैं, इतनी तेज धूप में चलते हैं और इनको ना खाने की व्यवस्था कहीं होती, इतने स्टेशनों से गुजरते हैं, ना पानी की व्यवस्था। पहले जो जिन संस्थाओं के माध्यम से इनके लिए खाना और पीने की व्यवस्था जो की जाती थी, अब लेकिन एकदम बहुत से लोगों के द्वारा ये सब काम भी बंद हो गया है। तो इनको ना पानी की व्यवस्था हो पा रही है, प्यासे इनके बच्चे
रहते हैं, जी। इनके पास एक एक बूंद के लिए पानी बिल्कुल, की लेकिन जो तरस तमाम आती है, तरीके तो के दावे किए जाते हैं, फिर चाहे हम सोशल डिस्टेंसिंग की बात करें या फिर जिस तरीके से बात सामने आ रही थी कि इनके लिए जो ट्रेन चलाई गई है उसमें सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा जाएगा, हर एक मजदूर की मॉनिटरिंग होगी, क्या ये सिर्फ महज एक फॉर्मेलिटी है? क्योंकि धरातल की तस्वीरें तो कुछ और ही बयां कर रही हैं। अगर इस तरीके के हालात बने रहेंगे तो खतरा तो बढ़ेगा ही, लेकिन हम किस दिशा की तरफ बढ़ रहे हैं, ये सबसे चिंताजनक बना हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल, आपका कहना सही है। देखिए, जब व्यक्ति को खाना पानी नहीं मिलता है तो ये सोशल डिस्टेंसिंग भी ये पूरी तरह से फॉलो वो नहीं कर पाते हैं, फिर उन्हें कुछ ख्याल नहीं रहता है। ये बात फिर उनके लिए सेकेंडरी हो जाती है, क्योंकि जब हमारे पास हमको खाने के लिए कुछ नहीं मिल रहा, पानी पीने के लिए कुछ नहीं मिल रहा, उनके बच्चे भूखे मर रहे हैं, प्यासे मर रहे हैं, तो फिर वो पहले जो उनके सामने आएगा फिर वो तरह के कारनामे तो करेंगे ही, क्योंकि पेट का सवाल होता है ये उनके सामने। बिल्कुल, लेकिन जो बड़े बड़े दावे किए जाते हैं कि बकायदा हमने तो मजदूरों के लिए ट्रेन का इंतजाम किया है, श्रमिक स्पेशल ट्रेनें चल रही हैं, 15-15 ट्रेनें हम चला रहे हैं जो पेयर्स में चल रही हैं, लेकिन ट्रेनों में किस तरीके के हालात बने हुए हैं। इन मजदूरों को आप ट्रेन में भरकर उनके गृह राज्य छोड़ने की तो आप बात कर रहे हैं, लेकिन ना खाने का इंतजाम है, ना पीने का इंतजाम है, ना सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा जा रहा है। ये मजदूरों के साथ किस तरीके का खिलवाड़ सरकार कर रही है? बिल्कुल, आपका कहना सही है, और यहाँ पे भी यही हालात ऐसे पनप गए थे, तभी ये स्थितियां यहाँ पे भी पैदा हुई हैं। वेडिंग मशीन के जो ताला है वो तोड़ लिया गया था, और उन्होंने बिल्कुल किसी भी तरह का उन्हें एक तरह से डर नहीं था, क्योंकि वो इतने भूखे प्यासे थे, और इस स्थिति को उन्होंने अंजाम दे दिया था, और सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह का कोई भी उनको ख्याल नहीं रहता है। बिल्कुल सरला मिश्रा, समझा जा सकता है कि अभी तो सिर्फ ये लूटपाट की घटना सामने आ रही है। जब लोगों के पास कमाई का जरिया खत्म हो जाएगा और खाने के लिए राशन नहीं बचेगा तो चोरी की वारदातें भी बढ़ेंगी, और बहुत गंभीर ये तस्वीर सामने आ रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सरला आपका इस तमाम जानकारी के लिए। और वहीं अब सुन लेते हैं आगे कि दुकानदार की जो प्रतिक्रिया सामने आई है उसका क्या कुछ कहना है इस हालात के बारे में, वो भी सुन लेते हैं। मैं जबलपुर से परसों श्रमिक एक्सप्रेस में मजदूरों ने हमारी एरिया मशीनें, ट्वेल एंड ट्वेल्व के एरिया मशीनें 10 मशीनें हैं, इसमें से 3 अभी मैंने देखा हूँ, हाल ही में आगे साल देखते जा रहा हूँ, तो ये मुझे डैमेज मिली है और पूरा माल निकला हुआ मिला। भैया सामने देखो ना, इसमें एक मशीन में 20-22 हज़ार का माल है। तो ये तस्वीरें आपने देखी हैं, जबलपुर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 5 की तस्वीर ये बताई जा रही है, जहां पर ये ट्रेन थोड़ी देर के लिए रुकी। पानी का किसी भी स्टेशन पर कोई इंतजाम नहीं किया गया, भले ये बड़े बड़े दावे मजदूरों को लेकर किए जा रहे हैं कि उनके लिए बाकायदा श्रमिक जो ट्रेनें चल रही हैं तमाम तरीके की सुविधा उनको दी जा रही है। थोड़ा गौर इन तस्वीरों पर भी अब सरकार को करना होगा। ये ज़्यादा दूर की तस्वीर नहीं है, ये किसी विदेश की तस्वीर नहीं है, अपने ही भारत की ये तस्वीर है। और आपको बता दें कि यह जबलपुर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 5 की तस्वीर है, जहां पर वेंडिंग मशीन पर जमकर लूटपाट की गई है। और एक कॉलर हैं मध्य प्रदेश से, जेपी सिंह है इस वक्त फोन लाइन पर। जेपी सिंह जी, स्वागत है आपका, रखिए अपनी राय। जी सर, स्वागत है आपका, रखिए अपनी राय। हाँ, मैं ये राय देना चाहता हूँ कि सुबह की जो हृदय विदारक घटना औरैया में हुई है बसों की टक्कर की, तो अधिकतर घटनाएं 2:30 और 3 के बीच में होती हैं। तो प्रशासन क्या इस समय वहाँ मूक पर दर्शक रहता है या मौके पर ही नहीं रहता है कि यह 2:30-3 की वजह या तो ये नशे की हालत में बसें और ट्रक चला रहे हैं, या फिर प्रशासन हर जिले में इन्हें रोक सकता है, लेकिन वो रोकता नहीं है इनको। बिल्कुल जेपी सिंह जी, लेकिन अब हम तस्वीरें जो देख रहे हैं, हम जबलपुर रेलवे स्टेशन की तस्वीरें देख रहे हैं। जो श्रमिक ट्रेनों से जा रहे हैं वो इस हद तक अब आगे बढ़ चुके हैं कि जहां पर उनको वेंडिंग मशीन नजर आ रही है, एक वो मशीन, एक वो काउंटर जिसमें कोल्ड ड्रिंक या फिर इस तरीके की कुछ पेयजल पदार्थ रखे रहते हैं, उसमें जमकर लूटपाट की जा रही है। तो इसमें भी मेरा ये कहना है कि जो अगर ट्रेन चल रही है तो वहाँ पानी की व्यवस्था होती है, और प्रशासन अगर करता तो ये इस तरह की, जबलपुर एक बड़ा शहर है, वहाँ पानी की व्यवस्था नहीं होने से ये आने वाले वक्त में स्थितियां कितनी गंभीर होती जा रही है। ये तो सिर्फ एक वेंडिंग मशीन में लूटपाट हुई है, अगर लोगों के पास कमाने का जरिया खत्म हो जाएगा, पैसे नहीं रहेंगे, खाने के लिए राशन नहीं होगा, तो फिर तो कोई भी सेफ नहीं है, कोई भी सुरक्षित नहीं है। आए दिन चोर डकैती हत्या की घटनाएं बढ़ेंगी। ये लूटपाट में हमको ये तो दिखा रहे हैं कि वो कर रहे हैं, लेकिन कोई प्रशासन का आदमी और रेलवे का आदमी वहां नहीं देख रहा है जो इनकी मदद करे और इन्हें रोके कि हम तुम्हारे पानी के, पीने की, खाने की व्यवस्था करेंगे। ये अव्यवस्था ही दिखाई दे रही है सरकार की इसमें। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जेपी सिंह जी आपका, हमसे जुड़ने के लिए, अपनी राय हम तक पहुंचाने के लिए। तस्वीरें आप देखिए, विचलित कर देने वाली ये तस्वीरें हैं, लेकिन सवाल यह है कि सरकार गंभीर क्यों नहीं है। अगर वक्त रहते सरकार ने गंभीरता नहीं दिखाई तो आने वाले वक्त में स्थितियां और भी ज्यादा खतरनाक हो सकती है। तो फिलहाल मेरे साथ इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए एएनबी न्यूज के साथ। नमस्कार।